जैसे ही मैं दुल्हन को बाहों में भरा तो वह रोने लगी। कहने लगी मेरे पेट और कमर में बहुत दर्द है। मैंने उसे दवा दी तो सो गई, लेकिन मैं नहीं सो सका। वो बहुत खूबसूरत थी। सोई हुई तो और कयामत ढा रही थी। मुझे इस घड़ी का न जाने कब से इंतजार था। मैं उसकी खूबसूरती देखकर अपने होश खोने लगा था। मेरा दिल मेरे बस में नहीं रहा। मैंने उसे बाहों में भर लिया, लेकिन मेरे हाथ किसी गीली चीज़ से टकरा गई और फिर मेरी चीख निकल गई, क्योंकि सफ़ेद चादर पर लाल रंग के आज मैं बहुत खुश था। मेरी पसंद की शादी हुई थी। मैंने जानवी को अपने दोस्त की शादी में देखा था। वह मेरे दोस्त की पत्नी की सहेली थी और वह भी शादी में आई थी, और मैं पहली नज़र में ही उससे मोहब्बत कर बैठा था। वह इस कदर हसीन थी कि मैं फ़ौरन उसके घर रिश्ता भेज दिया और उसके घर वालों ने भी शादी के लिए राज़ी हो गए, क्योंकि मैं एक कंपनी में अच्छी नौकरी कर रहा था। 2 महीने के लंबे इंतज़ार के बाद हमारी शादी हो चुकी थी और वह विदा होकर मेरे घर में आ चुकी थी। 2 महीने तक मैं उसकी साथ के सपने देखता रहता था। वह 2 महीने मेरे लिए 2 सदियों के बराबर थे। मैं चाहता था कि मैं उससे बात करूं, उसकी प्यारी सी आवाज़ सुनूं, लेकिन फिर मैं अपने दिल को समझा लिया। मोहब्बत में जितनी तड़फ होती है, मोहब्बत उतनी ही गहरी होती है। जब से मेरा उसके साथ रिश्ता तय हुआ था, मेरी मोहब्बत दिन ब दिन बढ़ोतरी होती चली जा रही थी। वह 20 साल की बेहद हसीन लड़की थी। मेरी उम्र भी 25 साल थी और मैं खुद भी काफ़ी हैंडसम लड़का था, और शादी में सब ने हमें देखकर वर्ल्ड बेस्ट जोड़ी कहा था। जानवी मेरे दोस्त की पत्नी की सहेली थी, इसलिए मैंने शादी से पहले जानवी के बारे में ज़्यादा छानबीन भी नहीं कराई थी कि उसका किरदार कैसा है, वह कैसी लड़की है। मैं तो सिर्फ उसके हुस्न पर मर मिटा था, और वह मेरे दोस्त की पत्नी की सहेली थी, तो मुझे ज़रूरत ही नहीं आई थी कि छानबीन करें। कुछ साल पहले ही जानवी की माँ की मौत हो गई थी। भाभी यह रिश्ता तय की थी। आज मेरा इंतज़ार ख़त्म हो गया था, क्योंकि जानवी दुल्हन बनी मेरे कमरे में बैठी हुई। क्योंकि मैं कमरे में दाखिल हुआ तो मैंने देखा कि जानवी घूंघट निकाले बैठी हुई थी। इतने दिनों में मैं उसे दुल्हन के रूप में देखने के लिए बेचैन था। मैंने आहिस्ता आहिस्ता कदम उसकी तरफ बढ़ाए और उसके सामने आकर बैठ गया। मैंने महसूस किया कि उसके हाथ कांप रहे थे। यकीनन वह बहुत घबराई हुई थी और घबराहट की शिकार थी। मेरे चेहरे पर न जाने क्यों मुस्कुराहट आ गई थी। शर्म आती और घबराती हुई लड़कियां मुझे बहुत ही अच्छी लगती हैं। मैंने जैसे ही उसके हाथों को अपने हाथों में लिया, उसने फ़ौरन से ही अपना हाथ पीछे खींच लिए। मुझे उसकी इस हरकत पर हंसी आ गई थी। मैं समझ गया था कि वह एक बहुत ही शर्मीली सी लड़की है। मुझे शर्मीली लड़कियां अच्छी लगती थी। शायद इसलिए मैंने उससे कहा कि तुम्हें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हें बहुत प्यार से रखूँगा। तुम मेरी पहली और आखिरी मोहब्बत हो। मैं उसका घूंघट पलट दिया। वह बेहद हसीन लग रही थी। ऐसा लग रहा था आसमान के से कोई परी उतरकर मेरे कमरे में आ गई है। मैं अपने आप को बहुत ही खुशकिस्मत समझ रहा था। मैंने उसकी हुस्न की तारीफ़ों की पुल बांध दिए, लेकिन उसके चेहरे पर जरा भी मुस्कुराहट नहीं आई। तो मैं थोड़ा सा परेशान हो गया, क्योंकि लड़कियां तो बहुत खुश होती हैं जब दूल्हा उनकी तारीफ़ करता है। तो ठीक है, बहुत शर्मीली थी, लेकिन मुस्कुरा तो सकती थी ना। मगर वह तो बिल्कुल ही नहीं मुस्कुरा रही थी। ऐसा लग रहा था कि अभी रो देगी। मैं उससे उसके करीब होने की कोशिश की तो उसने एकदम से अपने कमर और पेट पकड़ लिए और कहने लगी मेरे पेट और कमर में बहुत तेज़ दर्द हो रहा है। उसकी बात सुनकर मैं परेशान हो गया था। थोड़ी देर पहले जो मैं खुश हो रहा था, उसकी पत्नी इन बातों पर अब मेरा सारा मूड खराब हो गया था। मुझे लग रहा था कि उसे कोई दर्द नहीं है। वह बहाना बना रही है ताकि मैं उसके करीब ना जाऊं। मैं उससे कहा कि ठीक है, मैं तुम्हें दवा दे देता हूँ। मेरे कमरे में उस समय दर्द की दवा भी नहीं थी, इसलिए मैं कमरे से बाहर निकल गया और सोच रहा था कि घर वालों से क्या कहूँ कि मेरी पत्नी के पेट में दर्द है, उसे टैबलेट चाहिए। यह बातें सोचते हुए मुझे ना जाने क्यों अजीब महसूस हो रहा था। सभी घर वाले सो चुके थे। पूरे घर में इस समय खामोशी सा छाया हुआ था। मैंने दवाई तलाश करनी शुरू की, जो कि मुझे मिल गई थी। मैं दवाई लेकर
बढ़ा ही था कि मेरे कज़न ने मुझे वहाँ पर देख लिया, जो कि मेरे अंकल का बेटा था। उसने मेरे कंधे पर हाथ रखा और अर्थपूर्ण मुस्कुराहट लिए हुए अपने चेहरे पर पूछा, सब कुछ ठीक तो है ना? मैंने कहा, हाँ सब ठीक है। असल में जानवी की तबीयत कुछ ठीक नहीं है, इसी वजह से मैं उसके लिए दवाई लेकर जा रहा हूँ। मेरे कज़न ने कहा, कुछ लड़कियां शादी की पहली रात इस तरह के बहाने बनाती हैं, खासकर ऐसी लड़कियां जिन्हें अपना पति पसंद नहीं होता और उनकी मर्जी के बिना शादी होती है तो वह बीमारी का बहाना बना देती हैं। मुझे तो लगता है तुम्हारी पत्नी भी इसी तरह से बीमारी का बहाना कर रही है। शायद उसे तुम्हें कोई दिलचस्पी ना हो। अगर वह शादी से खुश ना होती तो तुम्हें इस वक्त कमरे से बाहर ना निकलना पड़ता। मेरे कज़न की बातों ने तो मेरे अंदर जैसे आग ही लगा दी थी। मुझे उस वक्त बहुत गुस्सा आया था, लेकिन मैं शादी वाले घर का माहौल ख़राब नहीं करना चाहता था, क्योंकि थोड़ी देर पहले जो मैं सोच रहा था कि शायद वाकई मेरी पत्नी को पेट में दर्द होगा, लेकिन अब अपने कज़न की बात सुनकर मुझे ऐसा महसूस हो रहा था शायद वह सच बोल रहा है। क्या वाकई शादी से जानवी खुश नहीं है? अगर वह खुश नहीं थी तो फिर उसने शादी के लिए हाँ ही क्यों भरी थी? जहाँ तक मेरी जानकारी में था तो उसके घर वालों ने उसकी रजामंदी से ही रिश्ता तय किया था। फिर मुझे महसूस हुआ कि मेरे कज़न को शायद शैतानी का ख्याल आया होगा। मेरे अंदर शैतानी का ख्याल डाल दिया और मेरी पत्नी के खिलाफ लोग इस तरह की बातें करते ताकि पति पत्नी का रिश्ता खराब हो जाए। मुझे याद आया कि मेरे चाचा का बेटा जो मुझसे इस तरह की अजीबोगरीब बातें कर रहा था, उसकी शादी का बहुत शौक था, लेकिन उसकी शादी कोई लड़की से हो ही नहीं रही थी। शायद वह मेरी शादी को लेकर जल रहा था, इसीलिए उसने इस तरह की बातें कही ताकि मेरी खुशियां खाक में मिल जाएं। इन ख्यालों को झटक दिया और मैं अपने कमरे की तरफ गया तो देखा जानवी बहुत ज़ोर से अपने पेट और कमर को पकड़कर बैठी है और उसकी आंखों में आंसू भी आ रहे थे। मैं फ़ौरन उसके पास गया, उसे दवा और पानी दिया और कहा कि तुम थोड़ी देर आराम कर लो। मेरी पत्नी थी और उसका ख्याल रखना मेरी जिम्मेदारी थी। 1 घंटा मैंने उसके पेट और कमर दर्द का कम होने का इंतज़ार किया। मैं उससे बातें करना चाहता था, लेकिन वह बिल्कुल भी बातें करने के मूड में नहीं थी। ऐसा महसूस हो रहा था कि शायद वह बहुत तकलीफ़ में है और वह कुछ सुनना और बोलना भी नहीं चाहती थी। मायूस होकर मैं एक स्टोरी बुक पढ़ने लगा और उसमें बिजी हो गया। काफ़ी देर तक मैं स्टोरी पढ़ता रहा, फिर स्टोरी बुक साइड में रखा और देखा तो जानवी सो चुकी थी। मुझे बहुत ज़्यादा मायूसी हुई। इस रात के लिए मुझे मेरी मोहब्बत मिल जाएगी और हम एक खुशहाल शादीशुदा ज़िंदगी की शुरुआत करेंगे, खूब सारी बातें करेंगे, एक दूसरे से मोहब्बत का इजहार करेंगे। लेकिन मैं तो खुलकर अपनी मोहब्बत का इजहार तक नहीं किया उससे और वह सो गई थी। मुझे नींद नहीं आ रही थी। मेरी मोहब्बत इतनी हसीन लड़की जो कि मेरी पत्नी मेरे सामने थी, मैं कैसे सो सकता था? मैंने उसको हिलाकर उसे जगाना चाहा तो आधी नींद में थी और उसने सिर्फ इतना ही कहा कि मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मुझे सोना है। शादी की पहली रात इस तरह गुजर जाने का बहुत अफसोस था, लेकिन मैंने सोचा ठीक है, जब तबीयत ठीक नहीं है तो क्या। सुबह जब जानवी उठी तो बिल्कुल नॉर्मल थी, मैं भी नॉर्मल था। शादी की पहली रात इस तरह गुजर जाने का बहुत अफसोस था, लेकिन मैंने सोचा ठीक है, बेचारी की तबीयत ठीक नहीं थी तो कोई बात नहीं। सुबह मुझे वह ठीक ठाक लगी तो मैंने उससे अपनी मोहब्बत का इजहार किया और उसे बताया कि मैं कैसे पहली नज़र में उसका दीवाना हो गया था और इस वक्त तो तुमसे शादी करने का फ़ैसला कर लिया था। मेरी बातें सुनकर वह खुश हो गई थी और मुस्कुरा रही थी, शर्मा भी रही थी। उसका यह रूप देखकर मुझे बहुत खुशी हुई और मुझे समझ आ गया कि रात को वास्तव में उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। मैंने घड़ी की तरफ देखा तो सुबह के 7 बज रहे थे। जनवरी की सर्दियां थीं तो अभी तक बाहर अंधेरा फैला हुआ था। सब लोग थके हारे सोए पड़े थे। बाहर किसी के भी जागने की आवाज़ नहीं आ रही थी। मैंने सोचा अभी तो बहुत टाइम है, कम से कम 8 बजे तक तो सब सोते ही रहेंगे।
यही सोचकर मैं जानवी के करीब होने लगा, लेकिन न जाने जैसे ही मैं उसके करीब होने लगा तो उसने फिर से अपना पेट और कमर पकड़ लिया और कहा कि मुझे फिर से दर्द शुरू होने लगा। उसकी आवाज़ सुनकर मुझे अजीब सा महसूस हुआ। अभी थोड़ी देर पहले तक तो वह बिल्कुल ठीक थी, अचानक से कैसे दर्द शुरू हो सकता है। मैं उसे डॉक्टर के पास भी नहीं ले जा सकता था। लोग क्या सोचेंगे कि शादी के पहले दिन ही पत्नी को डॉक्टर के पास लेकर क्यों गया है। हमारे यहाँ इस तरह की बातों को बहुत ही बारीकी से देखा जाता है कि शादी की पहली सुबह पत्नी को किसी हकीम या डॉक्टर के पास लेकर जाया जाए। आसपास मोहल्ले वाले और रिश्तेदार पता नहीं कैसी कैसी बातें बनाना शुरू कर देते। इन बातों को लोग गलत रंग दे देते हैं। मैं जानता था इसको तकलीफ़ है। एक तो मेरे ख़ानदान का माहौल ऐसा था कि लोग एक दूसरे से जलते रहते थे। मेरे अपने रिश्तेदार हम लोगों से बहुत जलते थे। मैंने अपनी शादी पर बहुत पैसा लगाया था और बहुत धूमधाम से शादी की थी। हम लोग इतने अमीर तो नहीं थे, लेकिन अपनी हैसियत के मुताबिक ख़ानदान के बाकी लोग इतना खर्चा नहीं करते थे, कंजूसी करते थे। ऐसी सूरत में अगर शादी की पहली सुबह ही डॉक्टर के पास लेकर जाया जाए, डॉक्टर या फिर डॉक्टर को घर लेकर आया जाता तो मामला कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया जाता था। मुझे इस बात का अंदाज़ा था। मेरे अपने खुद के रिश्तेदार अपने अंदर की जलन मिटाने के लिए बातों को पता नहीं कहाँ से कहाँ ले जाते, मेरी इज्जत को उछाल कर रख देते, और मैं ऐसा नहीं चाहता था। मैंने जानवी से कहा कि तुम आराम करो। मैं कमरे की लाइट ऑफ कर दी और बाहर चला गया। पूरे घर में खामोशी का राज पड़ा हुआ था। सब अपने अपने कमरों में दुबके पड़े हुए थे। मैं बाहर सोफे पर ही बैठ गया। पता नहीं कब बैठे बैठे वहीं मेरी आंख लग गई। सुबह के 9 बजे मेरी आंख खुली, वह भी मेरी माँ के जगाने पर। उन्होंने मुझे जगाया और हैरत से पूछा, अमर, तुम बाहर सोफे पर क्या कर रहे हो? मैंने कहा, माँ, आपको पता है ना कि मुझे सुबह 6 बजे जॉगिंग पर जाने की आदत है। तो आज भी 6 बजे मेरी आंख खुल गई, लेकिन जब कमरे से बाहर आया तो बाहर बहुत कोहरा था। तो मैं सोचा थोड़ी देर बैठ जाता हूँ, बाद में जाऊँगा, लेकिन बैठे बैठे ही मेरी आंख लग गई और मैं सोया ही रह गया। मेरी माँ ने कहा, यह तो ठीक है, लेकिन बाकी रिश्तेदार तुम्हें ऐसे सोते देख लिया तो बातें बनाने लग जाएंगे। जाओ अपने कमरे में। इतनी ही देर में सब लोग अपने अपने कमरे से निकल आए थे। मेरी उतरी हुई शक्ल देखकर बहुत कुछ अंदाज़ा लग रहा था। उन्होंने मुझे कुछ नहीं कहा, लेकिन उनकी नज़रें मुझे बहुत कुछ कह रही थी। मैं अपनी उदासी और अपनी मायूसी को दूर करने की बहुत कोशिश कर रहा था कि मैं खुश हूँ, लेकिन मेरे दिल का हाल शायद मेरी आंखों से अच्छा झलक रहा था। मेरी माँ ने मुझे बोला कि जाओ अपने कमरे में जाकर देखो कि जानवी जगी है या नहीं। थोड़ी देर बाद मैं वापस आया तो देखा कि मेरी पत्नी बिस्तर पर मौजूद नहीं है। वॉशरूम से पानी गिरने की आवाज़ आ रही थी। शायद वह नहा रही थी, लेकिन सामने का मंजर देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई थीं। ऐसा मंजर मैं सोच भी नहीं सकता था। सफ़ेद रंग की चादर जिस पर लाल रंग के धब्बे लगे हुए थे, जो मुझे तो कुछ और ही कहानी सुना रहे थे। यह सब क्या हो रहा था? क्या मैं जब कमरे से बाहर चला गया था तो मेरे कमरे में कोई आया था और मेरी हक उसने छीन लिया? मेरी पत्नी के साथ सुहागरात मना चुका था। ऐसा लगा मेरा दिल किसी ने कुचल दिया हो। थोड़ी देर बाद मेरी पत्नी वॉशरूम से नहा कर निकली तो मैं उस दाग के बारे में सवाल किया तो वह डर गई। ऐसा लग रहा था जैसे उसने खुद दाग को नोटिस नहीं किए थे, और नहाने चली गई और घबराकर चादर को देखने लगी। इधर मेरा गुस्से से बुरा हाल हो रहा था। मैंने उससे बहुत सवाल किया, लेकिन उसने मुझे कोई जवाब नहीं दिया। तो मैंने कहा कि मुझे जल्दी से जवाब चाहिए। यह सब क्या है, वरना मैं तुम्हें अभी के अभी तुम्हारी माँ के घर छोड़ दूँगा और तुम्हें तलाक दे दूँगा। मेरी धमकी को सुनकर वह और भी ज़्यादा परेशान हो गई और मेरे करीब आकर मेरे हाथ पकड़ लिए। कहने लगी, मुझे अपनी ज़िंदगी से मत निकालना। मैंने कहा, फिर बताओ इस धब्बों की वजह क्या है? उसने मुझसे कहा कि आप बस मुझे 2 महीने का समय दे दें।
मैं आपको सब कुछ बता दूंगी, लेकिन 2 महीने से पहले कुछ नहीं बता सकती, वरना बहुत बुरा हो जाएगा। उसकी बात सुनकर मुझे उस पर विश्वास नहीं आ रहा था। मुझे लगा वह बिना किसी कारण बहाने बना रही है। मैंने उसे कहा कि मुझे अभी इसी समय सारे सवालों के जवाब चाहिए। तुमने रात में मुझे करीब नहीं आने दिया और सुबह तुम्हारा रवैया मेरे साथ अपनेपन वाला नहीं था। और अभी अभी मैं तुमसे मोहब्बत की शादी की और मोहब्बत में इस कदर अंधा हो गया कि मैंने तुम्हारे बारे में किसी भी तरह की कोई छानबीन तक नहीं करवाई। लेकिन अब न जाने क्यों मुझे तुम्हारा चरित्र खराब लग रहा है। आखिर ऐसा भी क्या राज है तुम्हारे पास जो 2 महीने से पहले मुझे बताया नहीं जा सकता? मैं 2 महीने तक का इंतज़ार नहीं कर सकता। 2 महीने बहुत ज़्यादा होते हैं। मैं गुस्से से बोल रहा था, लेकिन हल्की आवाज़ में, कि कहीं मेरी आवाज़ बाहर न चली जाए। अगर आवाज़ बाहर चली जाती तो इसमें मेरी ही बदनामी होती और मुझसे जलने वाले खुश हो जाते कि मेरी शादी की शुरुआत ही खराब हुई है। मेरे हालात जैसे भी थे, लेकिन मैं अपने दुश्मनों को खुश नहीं करना चाहता था। मैं उन लोगों में से था जो अपना राज दूसरे को मार कर भी नहीं बताना चाहता था, खासकर उनको जो हमारी खुशियों के दुश्मन होते थे। मेरे गुस्से को देखकर जानवी काफ़ी देर परेशान हो गई थी और फिर वह रोने लगी। उसे रोता देखकर मेरे दिल को झटका लगा। जो भी था, आखिर वह मेरी पहली मोहब्बत थी। उसे रोता देखकर मैं भला कैसे सुकून से रह सकता था। मैंने उसे रोना बंद करने के लिए कहा और बेड पर बिठाकर, कमरे का दरवाज़ा आधा खुला था और इस बात से हम दोनों ही अनजान थे। वो रोते हुए मेरे सामने हाथ जोड़कर कहने लगी और विनती करने लगी कि प्लीज़ यह बात किसी को मत बताना, मेरा राज राज ही रखना। मेरी इज्जत अब तुम्हारे हाथ में है। प्लीज़ मेरी बात को समझो। कोई भी गलत कदम उठाकर अपनी और मेरी ज़िंदगी बर्बाद मत करना। उसकी यही बातें तो और भी मुझे मुश्किलों में डाल दी थी कि तभी मुझे अपने पीछे से एक आवाज़ आई, जिसे सुनकर मैं एकदम से पीछे मुड़ा। मेरी पत्नी, वह भी सामने देखने लगी। उसने जल्दी से अपने चेहरे पर आए आंसुओं को साफ किया। मेरा वही कज़न खड़ा हुआ था और शक भरी नज़रों से हम दोनों को देख रहा था। वह आगे बढ़ा और बोला, क्या हुआ भाभी, तुम क्यों रो रही हो? क्या अमन ने तुम्हें कुछ कहा है? तुम मुझे बताओ, मैं अभी के अभी जाकर सबको बताता हूँ। अपने कज़न के यह शब्द सुनकर मैं गुस्से से उसको देखने लगा और मैंने कहा, तुम्हें तमीज़ नहीं है? किसी के कमरे में नॉक किए बिना नहीं जाते? और यह तुम क्या लगा रखा है? भाभी है तुम्हारी, आप करके बात करो। और नज़रें झुक गई। फिर मैं बातों को संभालते हुए कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल तुम्हारी भाभी को अपने मायके वालों की याद आ रही थी, इसलिए रो रही थी। अब मैं समझा दिया है कि अब वह ठीक है। मुझे सार्थक पर बहुत गुस्सा आया था। आखिर वह होता कौन है मेरी पत्नी से इतना अपनापन दिखाने वाला? ऐसा लग रहा था जैसे वह मेरी पत्नी से पहले भी मिल चुका हो। मुश्किल से मैं बर्दाश्त करके रह गया था। आज मुंह दिखाई की रस्म थी, लेकिन मेरा दिल सब चीज़ों से उब गया था। सार्थक मुझे बहुत अजीब सा लगने लगा था। वह बार बार मेरी पत्नी को बहाने बहाने से देखता था, उससे बात करने की कोशिश करता और जानवी भी उसकी हंसी मजाक पर भरपूर हंसी खुशी जवाब दे रही थी। मैं ज़बरदस्ती की मुस्कुराहट चेहरे पर सजाए बैठा हुआ था, क्योंकि मुझे अपने ख़ानदान वालों से यह बातें नहीं बनवानी थी। शादी के फंक्शन ख़त्म होने लगे। बाद में सभी रिश्तेदार घर जा रहे थे। जानवी सबसे मिलकर अपने कमरे में जा चुकी थी। तभी मेरी नानी, जो कि बूढ़ी थी, उन्होंने जानवी को बाहर बुलाने को कहा। मैं जानवी को लेने जब मैं अपने कमरे में आया तो खुले दरवाजे से मैंने वह मंजर देखा कि मेरे होश उड़ गए। मेरे कमरे में मेरा छोटा भाई खड़ा था, जो जानवी के बालों में हाथ फेर रहा था। मेरी मोहब्बत, मेरी पत्नी मेरे भाई के साथ इतनी करीब खड़ी थी। मेरा भाई सीधा हुआ और कहने लगा, भाई दरअसल भाभी के बालों में ना जूड़ा पिन फंस गया था, बस वही निकालने में मैं उनकी हेल्प कर रहा था। मेरे दिमाग को कई सोचों ने अपनी शिकंजे में जकड़ लिया था। मेरा दिल चाह रहा था कि मैं सबसे कह दूं कि मेरी पत्नी मेरे अलावा हर
एक से खुशी खुशी बात कर रही थी। आखिर मुझ में ऐसी क्या कमी थी कि वह मुझे अपने पास नहीं आने दे रही थी। एक बार फिर बिस्तर पर लगे वह लाल दाग मेरी नज़रों के सामने आ गया था। मेरे जाने के बाद कौन आया था मेरे कमरे में? क्या मेरी पत्नी का चरित्र गिरा हुआ था? मैं बंद होते दिमाग के साथ बाहर गया था। सबसे मिल भी लिया था। मेरे मामा मौसी बुआ और चाचा की फैमिली जाने ही वाली थी। दरअसल मेरे चाचा चाची और सार्थक दूसरे शहर में रहते थे। सार्थक जाते जाते रुका और फौरन कुछ याद करते हुए बोला कि मेरी घड़ी मैंने कहाँ रख दी, मुझे याद नहीं आ रही है। तभी जानवी फौरन बोली कि वह हमारे कमरे में पड़ी है। बाकी सब बाहर जा चुके थे। मैं जानवी को बाहर ले जाने के लिए पलटा था कि मेरे कदम एकदम से ठिठक के रह गए। पहले भाई और फिर अब मेरा कजन सार्थक। आखिर कौन था जिसने मेरा हक छीन लिया था? मेरा दिल कई टुकड़ों में बंट चुका था। मुझे अब हर चीज़ से नफ़रत महसूस हो रही थी। इतनी चाहत से मैंने शादी की और शादी के 2 दिन में ही मेरी पत्नी ने मुझे मेरी नज़रों में गिरा दिया था। शक्ल से इतनी मासूम और भोली भाली लगने वाली, अंदर से उतनी ही बुरी थी। मैं सोच भी नहीं सकता था। मगर उससे भी बढ़कर नफ़रत मुझे मेरे कज़न और मेरे भाई से था। मैं जानता था मेरा भाई शुरू से ही आशिकाना मिजाज का मालिक है। वह 1 महीने में 4-5 लड़कियों से संबंध बनाकर छोड़ देता था। मगर मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि वह मेरे घर के अंदर अपनी ही भाभी के साथ ऐसा कुछ कर सकता है। मगर मेरे शक के दायरे में मेरा कज़न सार्थक भी था। आखिर उसकी घड़ी मेरे कमरे में क्या कर रही थी? मैं फ़ौरन से अपने कमरे में गया और बाइक की चाबी ली और घर से बाहर निकल गया। मैं इस समय अकेला रहना चाहता था। मेरे सारे सपने चकनाचूर हो चुके थे। ना जाने कब रात हुई, मुझे पता ही नहीं चला। मोबाइल पर मेरे पापा की बार बार कॉल्स आ रही थी। मैंने बहाना बनाया और थोड़ी ही देर में घर वापस पहुंचा। अपनी पत्नी पर जुल्म करके अपनी मर्दानगी से उसे दुख तकलीफ देकर अपनी बेइज्जती का बदला पूरा करता मैं ऐसे मर्दों में से नहीं था। जैसे ही घर आया तो मेरी माँ ने मुझे बहुत डांटा कि नई नवेली दुल्हन को छोड़कर कहाँ चले गए थे। मैंने कुछ बहाना बना दिया। घर वाले सब खाना खा चुके थे और मेरी भूख तो ऐसे मिट ही चुकी थी। इसलिए मैंने बहाना बना दिया कि मैं बाहर से ही खाना खाकर आया हूँ। अब मैं अपने कमरे में गया और मुझे हर हाल में अपनी पत्नी से आज बात करनी थी। आखिर उसने मुझे धोखा क्यों दिया? मैं जब कमरे में देखा था तो अंधेरा था। मैंने लाइट ऑन की तो सामने बेड पर जानवी अपने आप को कंबल में पूरी तरह से छुपाए सो रही थी। मुझे बहुत गुस्सा आया। आज हर हाल में जानवी से हर बात क्लियर करनी थी। मैंने जैसे ही कंबल हटाया तो कुछ पल के लिए मैं हैरान रह गया, क्योंकि बिस्तर पर जानवी नहीं थी, बल्कि वहाँ तो तकिया को इस तरह से रखा गया था जैसे कोई सो रहा हो। अगर जानवी वहाँ नहीं थी तो फिर कहाँ थी? वह मेरे गैरत को बार बार ललकार रही थी। ना जाने क्यों, मगर मेरे कदम खुद मेरे भाई के कमरे की तरफ बढ़ने लगे। मैं अभी अपने उसके कमरे से दूर ही था कि मुझे आवाज़ आने लगी। मेरी पत्नी की ही ये आवाज़ थी जो किसी से बात कर रही थी। वह आवाज़ गैलरी से आ रही थी। मैंने बिना किसी आवाज़ की खिड़की के पास जाकर खड़ा हो गया और सुनने लगा। जो शब्द मेरे कानों से टकराया उन्होंने मुझे और भी गुस्सा दिला दिया। मेरी पत्नी शायद फ़ोन पर बात कर रही थी। तुम्हें पता है, कोई भी पति ऐसा बर्दाश्त नहीं कर सकता। अगर यह राज खुल गया तो अमर मेरी जान ही ले लेंगे। कल रात भी बहुत मुश्किल से बहाने बनाकर मैंने उन्हें खुद से दूर रखा। अगर वह जान जाते तो शायद मैं यहाँ खड़ी ना होती। जानवी और भी बातें कर रही थी, मगर मेरे कानों में आगे की बातें सुनने की हिम्मत ही नहीं थी। इतना बड़ा धोखा देती है मुझे, मेरे ही नज़रों में मजाक बनाकर रख दिया था उसने। मैं धीरे धीरे चलता अपने कमरे में आया। फिर जानवी भी आई। मैंने उससे पूछा कि आखिर क्यों तुमने मुझसे शादी के लिए रजामंदी दी, जब तुम किसी और को पसंद करती हो? मेरी बात पर उसका चेहरा पीला पड़ गया। वह फ़ौरन मेरे करीब आकर बैठ गई और कहने लगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं सिर्फ़ और सिर्फ आपसे मोहब्बत करती हूँ।
किसी और के बारे में मैं सोच भी नहीं सकती। मुझे उसका हर शब्द अब झूठा लगने लगा था। मैंने उसका हाथ झटक दिया और कहा कि झूठ मत बोलो। अगर ऐसा है तो फिर तुम मुझसे दूर जाने के बहाने क्यों ढूंढती हो? और वह चादर पर लगे लाल दाग का धब्बा क्या मतलब समझूं मैं? मेरी बातों पर वह एक बार फिर खामोश हो गई और बोली कि मैं आपको सब कुछ बताऊंगी, मगर उसके लिए आपको इंतज़ार करना पड़ेगा पूरे 2 महीने तक। मेरे दिमाग में अब फ़ोन वाली बातें चल रही थी। मेरा कज़न, मेरा भाई या फिर कोई और? आखिर कौन था जो मेरी पत्नी को मुझसे दूर रहने की मशवरा दे रहा था? कोई तो ऐसा था जो मेरी पत्नी को बहुत पहले से जानता था, मगर कौन? अब वह सो चुकी थी और मैं भी खामोशी से करवट बदलकर सो गया। जिंदगी यूं ही अपने आप अपने मोड़ पर चलती रही। मैं वापस जॉब पर जाने लगा। जानवी से मैं ज़्यादा बातचीत नहीं करता था। घर वालों के सामने मेरा रवैया उसके साथ अच्छा ही रहता था। मैं लोगों को शक में नहीं डालना चाहता था। वहीं जानवी मेरे अलावा सबसे अच्छे से बातें करती, मेरे माँ बाप, बहन भाई का सब अच्छे से ख्याल रखती, घर के कामों में मदद करती। मगर जैसे ही रात को मेरे साथ कमरे में आती तो फ़ौरन कहती, मेरे पेट और कमर में दर्द है। उसके अंदर से साफ जाहिर था कि वह जानबूझकर यह सब मुझे खुद से दूर रखने के लिए कह रही थी। बंद कमरे में हम दोनों एक दूसरे के लिए बिल्कुल अनजान थे। मैंने भी अब जानवी को फोर्स करना बंद कर दिया था। मैंने अपने दिल में मचलते जज्बातों को सुला दिया था। मेरा मन ही नहीं होता था जिसे कोई और अपने बाहों में भर चुका है, मैं कैसे उसको अपने बाहों में भरूं। जैसे ही कमरे में सो जाता, शायद मेरी इस हरकत से वो बहुत ही खुश थी, क्योंकि अब उसे बहाने नहीं बनाने पड़ते थे। एक दिन मैं ऑफिस से जल्दी छुट्टी लेकर घर आ गया था और जब मैं अपने कमरे में गया तो कमरा खाली था। मैंने पूरे घर में जानवी को ढूंढा, मगर वह कहीं नहीं थी। तभी आखिर मैंने माँ से पूछ ही लिया, माँ, जानवी कहाँ गई है? मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रही। मेरी बात पर मेरी माँ ने मुझसे कहा, इतनी जल्दी भूल गए? सुबह तुम खुद ही तो अपने छोटे भाई को कहकर गए थे कि जानवी को बाहर भेजो, मैं उसे उसके मायके छोड़ उधर से ही ऑफिस चला जाऊंगा। मैं हैरानी से अपनी माँ को देखने लगा। माँ के चेहरे पर भी परेशानी उभर रही थी, मगर मैं बात को संभाल लिया और कहा, हाँ, मैंने कहा था और उसे उसके मायके छोड़ आया। दरअसल मुझे काम की इतनी टेंशन में याद ही नहीं रहा कि मेरी बात हो गई थी और मेरी बात पर मेरी माँ को कुछ तसल्ली हुई। मैं जल्दी से कमरे में चला गया। आखिर मेरी पत्नी मेरे भाई के साथ घर से निकली थी। इस बीच मेरी माँ मेरे लिए चाय कमरे में ही लेकर आई थी। ऑफिस से आए मुझे 2 घंटे हो चुके थे, लेकिन जानवी का अभी तक कहीं कुछ पता नहीं था और ना ही घर में मेरा छोटा भाई था। मैं अपने भाई को कॉल करने ही वाला था कि तभी कमरे का दरवाज़ा खुला और जानवी कमरे में दाखिल हुई। मुझे कमरे में देखकर वह एकदम से घबरा गई। फिर कहने लगी, वह मेरी तबीयत ठीक नहीं थी ना, इसलिए मैं अपनी दीदी के साथ दवा लेने चली गई थी। मुझे हैरत हुई, अगर वह मेरे भाई का नाम ले लेती तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे तो पहले से ही पता था कि वह मेरे भाई के साथ गई है। लेकिन उसके झूठ पर मेरे दिल में शक और गहरा हो गया था। वह हाथ में पड़ा अपना पर्स और मोबाइल टेबल पर रख कर वॉशरूम में चली गई थी। मेरी नज़र सामने टेबल पर पड़ी जानवी का फ़ोन दिखा और मुझे उस दिन की कॉल याद आई। मैंने मोबाइल खोला और कॉल हिस्ट्री चेक करने लगा। खुशकिस्मती से हिस्ट्री डिलीट नहीं हुई थी। उस दिन और उस समय का कॉल पर जो नाम मुझे दिखाई दिया, उस नाम को देखकर मुझे झटका सा लगा था। वहाँ पर तो जानवी की बहन की लड़की का नाम था। मैं यूं ही नंबर मिला दिया। कुछ पलों के बाद दूसरी तरफ से मर्दाना आवाज़ सुनाई दी। मुझे ऐसा लगा मानो मेरे शरीर में किसी ने जान ही निकाल दिया हो। उधर से बार बार उसे पुकार रहा था। वह आवाज़ मेरे लिए बिल्कुल अनजान था, ना मेरे भाई का था और ना ही मेरे कज़न की। आवाज़ मुझे गुस्से में डाल चुकी थी। तभी मेरे दिमाग में आया, कहीं वह इसके जीजू तो नहीं। मैंने गुस्से से फ़ोन पटक दिया, जो कि चकनाचूर हो गया। तब तक वो वॉशरूम से बाहर आई, मोबाइल के टुकड़े टुकड़े देखकर, और मुझे गुस्से में देखकर वह थोड़ा हैरान हुई।
मुझे इतने गुस्से में देखकर उसके चेहरे का रंग उड़ गया। कहने लगी, क्या हुआ अमर, आपको आप गुस्से में क्यों लग रहे हो? उसका इतना कहना था कि मैं आगे बढ़कर उसके गाल पर थप्पड़ मार दिया और दूर जाकर वह गिरी। मैंने उससे कहा कि कौन है बताओ, जिसके साथ आज गई थी। मेरी बात पर मुझे देखने लगी, तभी अचानक से उल्टियां होने लगी और जल्दी से वह वॉशरूम की तरफ भागी थी। उसकी हालत मुझे और भी गुस्सा दिला गई थी और जब वह बाहर आई तो रो रही थी। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था और रोते हुए कहने लगी कि मैं हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज़ मुझ पर ऐसे घिनौने इल्ज़ाम मत लगाइए। मेरे कभी किसी के साथ कोई गलत संबंध नहीं बनाया है और ना ही कभी बनाऊंगी। आप मुझ पर विश्वास करो, मैंने गलती नहीं की है। इतना कहते कहते वह ज़मीन पर गिर गई और बेहोश हो गई थी। मुझे उसकी इस हालत पर दया भी नहीं आई। मेरे दिमाग में उस वक्त आंधियाँ सी चल रही थी। किसी ने मेरा हक छीन लिया था और अब यह हालत मुझे और भी शक में डाल रही थी कि मेरे दिल में ख्याल आने लगा कि शायद वह किसी के बच्चे की माँ बनने वाली है। तभी मेरा छोटा भाई कमरे में दाखिल हुआ। उसने जाह्नवी को ज़मीन पर गिरा देखा तो बौखला कर उसकी तरफ बढ़ा और मुझसे पूछने लगा कि भाभी को क्या हुआ है? आपने उनके साथ ऐसा क्या कर दिया कि वह ज़मीन पर बेहोश पड़ी है? मैंने अपने भाई की हरकत पर उसे जाह्नवी से दूर किया और एक जोरदार थप्पड़ उसके गाल पर भी दे मारा। मैं गुस्से से कहने लगा, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरी पत्नी को हाथ लगाने की? मैं कभी इतनी ऊंची आवाज़ में बात नहीं किया था। मेरी आवाज़ सुनकर मेरी माँ दौड़ी दौड़ी उधर आई और जाह्नवी को बेहोश देखकर वह मुझसे सवाल करने लगी, मगर मैं उनसे क्या कहता। कुछ देर बाद ही हम जाह्नवी को अस्पताल लेकर एक डॉक्टर से चेकअप करवाने लगे। चेकअप शुरू किया। मेरी माँ अलग परेशान रह रही थी। रात के 11 बज रहे थे। तभी जाह्नवी की बड़ी बहन अपने पति के साथ आई। उन्हें किसने बताया कि हम यहाँ पर हैं? जाह्नवी के जीजू को देखकर मेरा खून ही खौल उठा। खून की जगह गुस्सा दौड़ने लगा था, मगर मैं बर्दाश्त के साथ बैठा रहा। तभी जाह्नवी के जीजू बोले कि अभी कुछ देर पहले कॉल आई थी, इसलिए हम उसकी खैरियत मालूम करने के लिए आ गए। कुछ देर बाद जाह्नवी को होश आ गया था। वह सबको यही बताने लगी कि चक्कर आने की वजह से वह गिर गई थी। मैंने डॉक्टर से जाह्नवी के बारे में अकेले में पूछा कि जाह्नवी को क्या प्रॉब्लम है, तो डॉक्टर ने कहा कि उनको पानी की कमी हो गई है। उनकी बॉडी में पानी की बहुत कमी हो गई थी, जिसकी वजह से वह बेहोश हो गई थी। आप उनके खाने पीने का अच्छे से ख्याल रखें, वह ठीक हो जाएंगी। वह भी कुछ छुपा रहे थे। मैंने सारे रास्ते पर कोई बात नहीं की। वह भी काफ़ी परेशान लग रही थी। मुझे सबसे ज़्यादा शक अपने भाई पर था। जो हो ना हो उसी का काम होगा। उसकी आदतों से मैं अच्छी तरह से वाकिफ़ था। यकीनन उसने जाह्नवी के साथ चक्कर चलाया होगा और जब वह यहाँ आ चुकी थी तो दोनों को और भी मौका मिल गया होगा एक दूसरे के करीब आने का। वक्त गुजरता चला गया था और 2 महीने पूरे होने वाले थे। मैं सोच चुका था, जैसे ही 2 महीने पूरे होंगे मैं जाह्नवी को तलाक दे दूंगा। ऐसी लड़की की मेरी ज़िंदगी में कोई जगह नहीं थी। एक दिन मैं काम से जल्दी वापस आ गया। मैं काफ़ी खामोश था। मैं अपने कमरे की तरफ जाने लगा तो मुझे किसी के बोलने की आवाज़ सुनाई दी। मेरी पत्नी से मेरा भरोसा तो कब का उठ चुका था। दिल तो मेरा बहुत पहले ही वह तोड़ चुकी थी। अब कुछ बचा था तो थी मेरी ज़मीर। जब तक मेरे साथ थी वह मेरी पत्नी थी। मैं उसे यह पाप करने नहीं दे सकता था। अंदर से मुझे उसके बोलने की आवाज़ आई। वह कह रही थी कि पता नहीं कब यह 2 महीने पूरे होंगे दीदी, और मैं अमर को सब कुछ सच बता सकूंगी। यकीन मानो मुझे बहुत बुरा लगता है उन्हें तकलीफ़ में देखकर। वह अपनी बहन से बात कर रही थी। तभी उसकी बहन बोली कि चलो तुम कल डॉक्टर के पास जाना, शायद वह तुम्हें कुछ ऐसा बात बता दें कि तुम्हारे और अमर के बीच की दूरियां ख़त्म हो जाएं। उन दोनों की बात सुनकर मैं वहाँ से हट गया। जाह्नवी डॉक्टर के पास जा रही थी कल, मगर क्यों?
मुझे यह जानना था। अब हर हाल में जैसे ही सुबह हुई तो मैं काम का बहाना करके घर से जल्दी निकल गया और 10 बजे मुझे अपनी पत्नी घर से बाहर निकलते हुए दिखाई दी। वह एक ई रिक्शा में बैठ गई और कुछ देर बाद वह एक गायनेकोलॉजिस्ट के क्लिनिक के बाहर रुकी। मेरा शक अब यकीन में बदलता जा रहा था। नफरत की एक और लहर मेरे शरीर में दौड़ गई थी। वह अंदर चली गई और कुछ देर बाद मैं भी अंदर चला गया, लेकिन सामने वह मुझे कहीं भी नज़र नहीं आ रही थी। रिसेप्शन से अपनी पत्नी के नाम के बारे में मैंने पूछा तो नर्स ने कहा कि आपकी पत्नी का यह रिपोर्ट है जो कि कुछ देर पहले ही आई है। आप इसे अंदर डॉक्टर के पास लेकर जाइए, आपकी पत्नी वहाँ पर मौजूद हैं। मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं उन पेपर को खोल कर देखता और उस रिपोर्ट को लेकर मैं सीधे बाहर निकल आया और वहाँ से सीधे घर पहुँचा। अपने कमरे में आकर मैं वह रिपोर्ट रख दिया। मुझे बहुत दुख हो रहा था। मेरी पहली मोहब्बत, मेरी पत्नी मुझे इतना बड़ा धोखा देगी, मैं कभी नहीं सोच सकता था। कुछ देर बाद पीली रंगत चेहरे पर सजाकर जानवी कमरे में दाखिल हुई। वह आते ही बोली कि आप मेरी सच्चाई जान चुके हैं। उसके सवाल पर मैं बोला कि हाँ, जान गया हूँ। वह दोबारा बोली, अब तो आपके सारे शक खत्म हो गए होंगे ना? मेरी मोहब्बत पर विश्वास होगा ना आपको? मैं हैरान हुआ और हैरत से बोला, भला कैसी मोहब्बत? मेरी पत्नी ने रिपोर्ट खोलकर मेरे सामने की और मुझे पढ़कर सुनाया। उसने जो शब्द अपनी जुबान से बोले उसे सुनकर मेरा दिल चाह रहा था कि ज़मीन फटे और मैं उसमें समा जाऊं। जानवी ने मुझे बताया कि मुझे एक ऐसी अजीब बीमारी है जिसकी वजह से मैं अपने पति के करीब नहीं जा सकती थी। 14 साल की थी जब मेरी माँ मुझे दुनिया में अकेला छोड़कर चली गई थी। मेरे लिए मेरी बहन ही सब कुछ थी, मेरी भाभी जो कि मुझे बोझ समझती थी। 14 साल की उम्र में जब मुझे पीरियड्स आए तो रुकने का नाम ही नहीं लिया। मैं अपनी भाभी को कोई बात नहीं बताती थी। मैंने अपनी दीदी को बताया तो दीदी मुझे डॉक्टर के पास लेकर गई। डॉक्टर ने मेरा चेकअप किया और मेरी दवाइयाँ चलने लगी, लेकिन कुछ भी फ़ायदा नहीं हो रहा था। मेरी उम्र 20 साल हो चुकी थी, लेकिन मेरे पीरियड्स अनरेगुलर थे, एक दिन के लिए भी नहीं रुक रहे थे। डॉक्टर ने मेरा चेकअप किया तो बताया कि तुम्हारे अंदर इन्फेक्शन है। अगर तुमने अपने पति के साथ संबंध बनाया तो यह इन्फेक्शन उसे भी लग सकता है। मेरी शादी जल्दी तय हो गई थी, हालांकि मैंने मना किया था। तो दीदी समझाने लगी कि इतना अच्छा रिश्ता मिलना मुमकिन नहीं है। तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि अमर ने तुम्हें पसंद कर बैठा है और तुम्हारे लिए रिश्ता भेज दिया, वरना तुम खुद सोचो, माँ जिंदा नहीं है, भैया भाभी तुम्हें बोझ समझते हैं, वह तुम्हें कहीं भी किसी के भी पल्ले बांध देंगे। इसलिए चुपचाप यह शादी कर लो। 2 महीने तक कैसे भी करके अपने पति को रोक लेना, और हाँ, यह सच्चाई उसे मत बताना, क्योंकि कोई भी मर्द इतना सब्र वाला नहीं होता। कहीं ऐसा ना हो कि वह तुम्हें तलाक दे दे या फिर ज़बरदस्ती रिश्ता बनाने की कोशिश करे। डॉक्टर ने मुझे 2 महीने और दवा खाने के लिए बोला था। अगर मैं 2 महीने में डॉक्टर की बात ना मानकर दवा ना खाती तो शायद मेरा इन्फेक्शन तुम्हें भी लग जाता और तुम 2 महीने और दवा खाने के लिए मैं तैयार हो गई थी। अगर नहीं खाती तो तुम भी बीमार हो जाते और इसके अलावा मैं कभी माँ भी नहीं बन सकती, इसलिए मैंने आपको खुद से दूर रखा था। आज देखिए, मेरी रिपोर्ट बिल्कुल ठीक आई है। मैं अब एकदम ठीक हो चुकी हूँ। मैं बहुत शर्मिंदा हुआ था। मैं बहुत कुछ गलत सोच बैठा था। मैं शर्मिंदा था और मैं अपनी पत्नी से माफ़ी मांगने लगा। जानवी ने फ़ौरन मुझे माफ़ कर दिया। उस पर मुझे बेहद प्यार आया और मुझे अपनी सोच पर बहुत महसूस हुई। ज़िंदगी में ऐसी कई पल आते हैं जब हम सिर्फ गलतफहमी के बुनियाद पर अपनी ज़िंदगी को बर्बाद कर लेते हैं। वहीं थोड़े से सब्र और दिमाग का इस्तेमाल कर लिया जाए तो हमारी ज़िंदगी की कई समस्याएं हल हो जाती। जानवी एक बहुत अच्छी पत्नी साबित हुई। मैं जानवी जैसी लड़की को पत्नी के रूप में पाकर बहुत खुश हूँ। भगवान ने 9 महीने बाद ही मुझे और जानवी को मम्मी पापा बना दिया। आज मेरा परिवार एक भरा पूरा खुशहाल परिवार है।
दोस्तों उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा ताकि आने वाला पहला अपडेट सबसे पहले आपको मिले।